किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। वायलेंस इज नेवर द आंसर। लेकिन क्या ये सच है? क्या किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है? ज़्यादातर आपको ये कौन बोलता है? ये कभी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, कभी कोई इंसान बोलता है, कभी सरकार बोलती है, कभी मीडिया बोलता है। और हमेशा आपसे कहा जाता है कुछ भी करो, प्रोटेस्ट करो, ये बोलो, वो बोलो। लेकिन हिंसा कभी भी सही नहीं है। तो क्या ये बात सही है? क्या हिंसा सच में सही नहीं है? कभी भी किसी भी हालत में सही नहीं है? तो फिर ये जो मिलिट्री और पुलिस को मेंटेन करती है सरकार, या मिलिट्री के पास इतने हथियार होते हैं, पुलिस के पास इतने हथियार होते हैं, व्हाट आर दे इफ दे आर नॉट अ प्रॉमिस ऑफ वायलेंस? लेकिन आप वायलेंस सही नहीं तो आप क्यों करते हैं? संतों की टोली क्यों नहीं बैठती बॉर्डर पर, या संतों की टोली क्यों नहीं पुलिसिंग करती है? हथियारों की ज़रूरत क्या है? और अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और वायलेंस कभी कभी अच्छी है, हिंसा कभी सही है, किसी किसी केस में सही है, तो फिर आपसे हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि हिंसा कभी भी सही नहीं है? कुछ भी करो बट हिंसा मत करो। दुनिया में सबसे खराब चीज़ वायलेंस है। ऐसा क्यों है? आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है? आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि क्या सही में वायलेंस उतनी बुरी है जितना बोला जाता है? क्या किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता, या हिंसा से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है और सरकार को इसका बड़ा एक्सपीरियंस है? तो हम शुरू करते हैं इस बारे में बात करना। सन 1191 में सेठ भोटूमल दीवान चंद ने बाजार से क्या खरीदा था, आपको पता है? हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि भोटूमल दीवान चंद ने जो खरीदा होगा वो पीस टाइम में खरीदा होगा। इतिहास पता है क्या है? इतिहास युद्ध से युद्ध तक की कहानी है। हम इतिहास ऐसे पढ़ते हैं कि इस सन में ये राजा आया था भारत, इसने यहाँ चढ़ाई की थी, रोम में ये हुआ था, इस तरह का मसाकर हुआ था, इस तरह का वार हुआ था, ये हुआ था, किसी जगह पे किसी किले की बंदी हुई थी, फिर किले को तोड़ा गया था। फिर तो आप जितना भी इतिहास पढ़ें, 1191 में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। किस चीज के बाद? पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के बाद। लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, नॉट एज द लीडर ऑफ हिज आर्मी बट एज अ स्लेव टू मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी लड़ा था चौहान से, बट उसकी आर्मी में ऐबक था। तो 1191 में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी और वो युद्ध के बाद हुई थी। तो आपको पता है 1191 में ऐबक ने क्या किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सेठ भोटूमल दीवान चंद ने बाजार से क्या खरीदा था। तो हिस्ट्री इज नॉट स्टडी ऑफ पीस। हिस्ट्री युद्ध, पूरी हिस्ट्री जो है वो युद्ध ने उसको शेप किया है। उसका पूरा जो मैप बनाया हुआ है वो युद्ध से युद्ध तक की कहानी है, जैसा कि हमने बताया। तो फिर हम वापस आते हैं। तो युद्ध क्या होता है? युद्ध एक दूसरे के सामने बैठ के पता नहीं, एक दूसरे को गौर से घूरना होता है। क्या होता है युद्ध? हिंसा होता है। और हिंसा ने पूरा इतिहास शेप किया है। हम जहाँ जिस जिस भी देश में चले जाएं, जिस रीजन में चले जाएं, सबका इतिहास हिंसा से भरा हुआ है। और हिंसा ही एक्चुअली इतिहास है। जो भी है, जिस भी चीज को जहां से जहां तक देखा जाए, सब इतिहास में जो कुछ भी है सब युद्ध है। पीस टाइम की हिस्ट्री बड़ी कम होती है और वो थोड़ी बोरिंग होती है, वो पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा आपको, ना सुनने में मजा आएगा। इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हिंसा सच में उतनी बुरी है जितना हमें आज बताया जाता है। मतलब भारत में तो बताया ही जाता है, पूरी दुनिया में बताया जाता है। एक आध कोई कोई देश है जहाँ पे सिविलियंस वेपन्स रख सकते हैं, फायर आर्म्स रख सकते हैं। बाकी जो सारे देश हैं वहां तो नहीं रख सकते, और जहां पे रख सकते हैं वहां पे उनको बताया जाता है कि हिंसा सही नहीं है। हिंसा तभी सही है जब सरकार उसे करे। बाकी क्योंकि सरकार तो ऑब्वियसली हमेशा सही होती है ना। बाकी आपको एक से बढ़कर एक इंटेलेक्चुअल आदमी मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारी इस समस्या का समाधान है हिंसा, किसी को पकड़ के कूट दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा कोई नहीं बताएगा। ऐसा जनरली होता भी नहीं है। आपकी समस्या का समाधान हिंसा होता भी नहीं है ज्यादातर समस्याओं का, लेकिन कभी कभी हिंसा ही समाधान होता है। और
कभी-कभी ज़रूरी भी होती है, जैसा हमने अभी शुरुआत में कहा था कि मिलिट्री हथियार क्यों रखती है या पुलिस हथियार क्यों रखती है। वो हिंसा तब करती है जब ज़रूरी हो, जब हिंसा से बचने के लिए आपको हिंसा करनी पड़े, और वो एक समय है जब हिंसा लेजिटिमेट है, यानी सही है। आप हिंसा कर सकते हैं ऐसा सब लोग मानते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा नहीं मानते। सरकार कर सकती है या मिलिट्री कर सकती है या पुलिस कर सकती है, क्योंकि ये लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं आपको, और अच्छा आप अपना घर चला रहे हैं। आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। आप फिर भी आप इस लायक नहीं है कि आप क्या आपका अच्छा है क्या बुरा है ये आप समझ सकें, इस लायक नहीं, ये सरकार समझती है। और हम भारत की सरकार की बात नहीं कर रहे, या हम अभी जो सरकार है उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन जनरल। सरकारें, कोई सरकार आए जाए, दुनिया के किसी देश में कोई सरकार आए जाए, एक आध कोई ऐसे तालिबान होते हैं, बट ज्यादातर सरकार जो है वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है, आपको मूर्ख मानती है। आप सोचिए, जो हेलमेट पहन के जाने का लॉ है मोटरसाइकिल पे, ये एनफोर्स किया जाता है, खासतौर से हमारे देश में एनफोर्स किया जाता है कि आपको लगाना ही है, नहीं चालान हो जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि इतनी चिंता हमारी बाकी चीजों में तो नहीं दिखती है सरकार को, पुलिस को भी नहीं दिखती है। तो एक पुलिस से आप अगर बात कर लीजिए, और पुलिस वालों के चेहरे पे जो घमंड होता है, जो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, और ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में हर जगह इतने सारे केसेस हैं, यूट्यूब वीडियोस भरे हुए हैं। तो आपको ये लगता है कि हेलमेट जब आप नहीं लगा रहे हैं तो इस पुलिस को आपकी इतनी चिंता है? नहीं, पुलिस आपको कह रही है कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, हम बताएंगे आपको क्या करना है, हम जिम्मेदार हैं, हमको आता है। समझ गए? तो हिंसा भी यही है कि सरकारें डिसाइड करती हैं, पुलिस डिसाइड करती है, मिलिट्री डिसाइड करती है कि हिंसा कब कहाँ कितनी कैसे की जाए, उनको लाइसेंस है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि और हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे, और ज़्यादा अलग अलग मेथड्स से, कभी साइकोलॉजी से, कभी फिलॉसफी से, और देखेंगे कि क्या सच में हिंसा उतनी बुरी है जितना आपको बताया गया है, या आपको डर लगता है हिंसा से, इसलिए आप मान जाते हैं इस बात को कि हाँ सही में हिंसा इतनी बुरी। अपने बचपन से लेकर आज तक हमको भारत के इतिहास में दो कैरेक्टर्स ने बहुत फैसिनेट किया है, एक है चंद्रशेखर आजाद और दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद तो आर्मी में थे नहीं, एक्चुअली सरकार में भी नहीं थे, और उनका पूरा जीवन हिंसा से भरा हुआ है। उनके साथ की गई हिंसा और जवाब में की गई हिंसा, उनके देश पर जो परपेट्रेट की गई, उनके देश के साथ जो वायलेंस किया गया, और जो वायलेंस उन्होंने जवाब में किया, उनका पूरा जीवन इससे भरा हुआ है। और वो ना सरकार में थे, ना आर्मी में थे, ना किसी चीज में थे, लेकिन हम उनको बड़ी तारीफ, अभी तक हिंदू मुसलमान भारत का एक भी आदमी हमको ऐसा नहीं मिला है जो आजाद को गाली देता हो। आपको गांधी को गाली देने वाले मिल जाएंगे, आपको सावरकर को गाली देने वाले मिल जाएंगे, आपको नेहरू को गाली देने वाले मिल जाएंगे, आपको पता नहीं किसी को भी गाली देने वाले, इतिहास के किसी भी व्यक्ति को गाली देने वाले लोग मिल जाएंगे, बट आजाद को गाली देते हुए अभी तक हमने किसी को नहीं सुना है। कुछ लोग तो भगत सिंह को भी गाली दे देते हैं कि कम्युनिस्ट था, लेकिन आजाद को कभी नहीं, हमने कभी नहीं सुना। तो आजाद की सिचुएशन वैसी है जैसे आप सोचिए, जैसे आ, एक मिलिट्री सोल्जर की होती है भारत में। मिलिट्री सोल्जर जो है, जो एक सोल्जर, भारत मिलिट्री ऑफिसर या सोल्जर या आर्मी से रिलेटेड कोई आदमी भारत के किसी कोने में खड़ा हो जाए और कहे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो हर घर से आदमी आएंगे, हर घर से औरतें आएंगी, हर घर से लोग आएंगे और उसकी मदद करेंगे। एक आदमी अगर मदद मांगे आर्मी से रिलेटेड, तो अब रोल चेंज कीजिए, एक पुलिस वाला मदद मांग रहा है भारत में कहीं भी, कितने लोग मदद करेंगे? तो ये फर्क है आजाद में और बाकी इतिहास के कैरेक्टर्स में, कि आजाद एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अभी तक हमने नहीं सुना कोई भी आदमी गाली देता हो। और आजाद के जीवन में हिंसा ही हिंसा है, लेकिन वो हिंसा एक कॉज के लिए है। वो हिंसा
अनहिंज्ड हिंसा नहीं है, अनहिंज्ड वायलेंस नहीं है, वो जस्ट वायलेंस फॉर द सेक ऑफ वायलेंस नहीं है, वो सिर्फ अपना दम्भ, अपना घमंड दिखाने के लिए वायलेंस नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ने के लिए वायलेंस है, अपने लिए लड़ने के लिए वायलेंस है, स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए वायलेंस है, लेकिन वायलेंस तो है। तो वायलेंस, इसीलिए हम पूछ रहे थे आपसे कि क्या हर जगह पे गलत होती है? आप एक ऐसे आदमी को एडमायर कर रहे हैं जिसका पूरा जीवन लड़ते लड़ते बीत गया, और वो जब हम कहते हैं गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़े, तो हम फिगरेटिवली बोलते हैं, मेटाफोरिकली लड़े, लेकिन एक्चुअली रिक्वेस्ट किया गांधी जी ने आजादी के लिए, लेकिन आजाद तो लड़े, और उनकी इज्जत हर कोई करता है। भगत सिंह की भी बहुत लोग करते हैं, एंड ही वाज आल्सो नॉट अ वेरी पीसफुल पर्सन व्हेन इट केम टू हिज कंट्री एंड राइट्स ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। तो ये एक समाज को चाहे आप कितना भी भ्रमित कर दीजिए, समाज को कितना भी पलट दीजिए, कितना भी ब्रेन वॉश कर दीजिए उसका कि हिंसा सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन उसको भी पता है सबकॉन्शियसली कि हिंसा कहीं कहीं तो ठीक है, कोई कोई करता है तो ठीक ही नहीं है बल्कि जरूरी है। इसलिए आपको मिलेंगे बहुत सारे भारतीय जो आज़ाद को एडमायर करते हैं या भगत सिंह को एडमायर करते हैं। जो दूसरा मेरा फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी है इतिहास में, हमें बोस। हम रिसेंट इतिहास की बात कर रहे हैं, पीछे नहीं जाते, अभी रिसेंट लोग हैं। बोस को भी गाली देने वाले बहुत कम हैं, हालांकि लेफ्ट तो गाली देता है बोस को क्योंकि उन्होंने हिटलर से हाथ मिलाया था, लेकिन बोस के लाइफ में, बोस के जीवन में ऐसा आपको कोई भी इंस्टांस नहीं मिलता है जहां उन्होंने भारत के लिए कुछ गलत किया हो। बोस की इज्जत गांधी भी करते थे, बट बोस की जो फिलॉसफी है और जो उनका आज़ादी लेने का प्लान और तरीका था, वो नॉन वायलेंट नहीं था। ही डिडंट एग्री विद गांधी, उनका अपना तरीका था, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज जो है उसके जो मेंबर्स थे वो इंडियन आर्मी में शुरू के मेंबर्स आज़ाद हिंद फौज से आए थे। तो बोस को भी आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो ही इज नॉट आई अर्लियर सेड, पहले मैंने कहा ही इज नॉट अ वेरी पीसफुल पर्सन, बट ही इज नॉट अ पर्सन हु थिंक्स पीस इज ओके इन एवरी सिचुएशन। नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है जो सोचे कि हर सिचुएशन में पीस। पीस एक अंग्रेजी की कहावत है, हमको पता नहीं है कहावत है या किसी का कोट है, लेकिन वो बोस के जीवन पे बहुत सही बैठता है कि ट्रुथ एट एनी रेट, पीस इफ पॉसिबल। तो हम, आपके हाथ में बंदूक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप हमको सिखा रहे हैं शांति, आप हमको सिखा रहे हैं हिंसा सही नहीं है, हमको तो सीखना पड़ेगा ही ना। तो बोस ने अंग्रेजों को ये कहा कि ना, ऐसे बात नहीं होती, दोनों के हाथ में बंदूक होगी तब बात होगी, तब हम शांति की भी बात करेंगे। और वहीं हमको ध्यान आता है कि भारत में भी बोस का बहुत जबरदस्त सपोर्ट लीडर्स में नहीं था, जनता में था, लीडर्स में नहीं था। और इंटरनेशनली तो उनको हिटलर का साथी माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत में उनकी बड़ी इज्जत है, कोई बोस के खिलाफ जल्दी नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत को पता है कि इस आदमी ने अपने लिए हिंसा नहीं की या हिंसा की बात नहीं की, इसने देश के लिए की, और देश के गौरव और स्वाभिमान और सम्मान और क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके लिए हमेशा हिंसा की बात की, वायलेंस की बात की। तो अगर आप इन दो कैरेक्टर्स को भारत के इतिहास से और रिसेंट इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से उठा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे लोगों को एडमायर करते हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं जो इस बात को नहीं मानते कि हिंसा हमेशा गलत है या वायलेंस हमेशा गलत है। एक्चुअली पता है आपको क्या, इसमें जो कीवर्ड है ना वो हमेशा है। हमेशा इज नॉट द राइट वर्ड, हिंसा गलत है। आप जैसे अगर हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ें और हिंदू धर्म का जो
जो टीचिंग्स है, बाकी धर्मों में तो हम उसकी बात बाद में करेंगे, बट हिंदू धर्म की जो टीचिंग्स है, अहिंसा वहां भी दिखती है आपको। योग के 8 अंगों में अहिंसा भी है, लेकिन उसमें अहिंसा के लिए कहा गया है कि मन वचन और कर्म से हिंसा तब तक नहीं करूंगा जब तक आवश्यक ना हो। यानी हिंसा, अकारण किसी जीव को सताना हिंसा है। अकारण, बिना किसी कारण के किसी पर अत्याचार करना, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, किसी को मुश्किल में डालना, किसी के साथ कुछ गलत करना, मन वचन और कर्म से, यानी सोच से, जबान से और आपके एक्शन से किसी के साथ गलत करना जब वो अनडिजर्विंग है तो वो हिंसा है। और ये बात आपको क्लियरली ये बताती है कि अहिंसा क्या नहीं है। जब कारण है देन इट इज जस्टिफाइड। अगर आप हिंदू धर्म को देखते हैं तो उनके सारे देवी देवताओं के हाथों में भी हथियार हैं। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इतिहास के नज़रिए से देखा है, थोड़ा सा धर्म के नज़रिए से देखा है। अब हम आगे इसको थोड़ा फिलॉसफी के नज़रिए से देखेंगे। अब हम थोड़ा साइंस की तरफ से इस आइडिया को अप्रोच करते हैं। हिंसा नेचुरल है हर स्पीशीज में, सारे जो जितने भी जीव हैं सब में हिंसा है, हम में भी है। मनुष्य का पूरा इतिहास हिंसा है। मनुष्य वैसे एकमात्र ऐसा जीव है जिसका इतिहास है, उसको इतिहास को लिखना आता है और वो अवेयर है, वो उसको पता है कि उसका इतिहास क्या है। वो पीछे देख सकता है अपने पूर्वजों को और सीख सकता है इतिहास से, और उनकी कहानियां रिकॉर्ड करता है। कहानियां ही एक्चुअली सिविलाइजेशंस है, चाहे कितनी भी सिविलाइजेशंस हो, बट वो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो हिंसा नेचुरल है। अहिंसा सीखी हुई चीज है। अहिंसा इंसान को सभ्य बनाती है, उसको सिविलाइज करती है। अगर सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो अहिंसा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और तो अगर हम ये देखते हैं कि हिंसा तो नेचुरल है, अहिंसा सीखी हुई चीज है, इट्स लर्न्ड। तो वो कहाँ से, कौन सा कल्चर है दुनिया का ऐसा जिसमें अहिंसा का उदय हुआ? तो इसका जवाब ये है, बहुत सारे भारतीय कहेंगे कि अहिंसा का उदय तो भारत में हुआ, गांधी जी ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अहिंसा के भी दुनिया में आपको अलग अलग रूप मिलेंगे। अगर आप माइथोलॉजी को लें, माइथोलॉजी अब पता नहीं इतिहास है कि माइथोलॉजी है क्या है, अब तो इस पे भी झगड़ा होता है, लेकिन हम कहेंगे कि सबसे पुराना कॉन्सेप्ट अहिंसा का आता है भारत से ही। और अब वो महावीर से आता है या बुद्ध से आता है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों कॉन्टेम्परेरीज हैं। बुद्ध ने भी अहिंसा की बात की है, महावीर ने भी अहिंसा की बात की है। बुद्ध की अहिंसा लेकिन महावीर की अहिंसा से काफी अलग है। बुद्ध की अहिंसा में सरेंडर है, महावीर की अहिंसा में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कि आपको एक्टिवली ये याद रखना है कि आप अहिंसा करें। बुद्ध की अहिंसा में जो एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, उसके प्रति सरेंडर है, उसके प्रति एक तरह का समर्पण है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो भीख मांगो जो मिले वो खा लो। वो ये नहीं कहते कि ये मत खाओ वो मत खाओ। बुद्ध कहते हैं जो समाज दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा काम है ध्यान करना, जो समाज दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लो। और कई लोगों को बुद्ध का जो तरीका है वो काफी एक्सट्रीम लगता है, लेकिन बुद्ध को देखने के लिए आपको उनके समय में जाना होगा। 600 साल ईसा पूर्व, यानी 2600 साल पहले, 2625 साल पहले मोर और लेस। बुद्ध के समय में इतनी एक्सट्रीम फिलॉसफी थी चारों तरफ, बहुत सिविलाइजेशन अपने इन्फेंसी में थी, अपने बचपने में थी, तो हर जगह काफी एक्सट्रीम आइडियाज थे उनके पास। तो इंस्टाग्राम था नहीं कि कौन ये बातें सोचेगा, चलो यार रील देखते हैं। तो उनके समय में काफी एक्सट्रीम, जैसे अजीत केश कंबल थे उनके समय में, केश कंबल समुदाय था। अजीत केश कंबल का कहना था कि इस दुनिया से
छुटकारा पाने का, यानी संसार से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, और वो है आत्महत्या। आत्महत्या कर लो। और तो अजीत कशकम्बल, और ये हमने एक जगह ओशो के एक प्रवचन में सुना था कि उन्होंने बताया कि किसी ने अजीत केशकम्बल से पूछा कि आप क्यों सुसाइड कर लेते हैं अगर इतना ही अच्छा है सुसाइड करना। तो कहते हैं कि क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं लोगों को जगाऊं और उनको सुसाइड करवाऊं, तो इसलिए मैं कर लूंगा, तो फिर कौन करेगा ये काम। ये बुद्ध के टाइम में थे। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो अगर आप बुद्ध की फिलॉसफी देखें तो वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड है अपने टाइम। बुद्ध को काट नहीं सकता कोई, अभी तक नहीं काट सकता, बुद्ध की कोई बात नहीं काट सकता, क्योंकि उन्होंने हर बात के लिए इतना ज्यादा लॉजिक यूज किया है कि आप, बुद्ध की सारी बातें लॉजिकल हैं। बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, बुद्धा इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट। आई कैन रिफ्यूट जीसस इन 2 seconds, बट बुद्धा इट्स नॉट इजी टू रिफ्यूट। तो अगर आप बुद्ध की फिलॉसफी पढ़ें और उसकी जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो उनकी बुद्ध की फिलॉसफी है, उसकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, और इतनी सारी कैटेगरीज उनकी है कि आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा उस फिलॉसफी को पढ़ने के लिए, और उसको साइंस रिफ्यूट नहीं कर पाई है। हमको तो लगता है कि कभी साइंस अगर रिलीजन को बर्बाद कर दे तो भी बुद्धिज्म रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है जो आप काट सकते हैं। तो खैर, बुद्ध का वे एक्सट्रीम लगता है, लेकिन बुद्ध ने ये कहा है कि जो मिल जाए खा लो, जो नेचुरली मिल जाए। और हम इस बात के लिए श्योर नहीं है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा है कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी एक जगह से, उन्होंने, वो भिक्षा मांगते थे घर में, और वो बुद्ध जब खुद भिक्षा मांगते थे, वो एक घर में जाके मांगते थे, कुछ मिल जाता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे। तो उस घर में एक महिला थी जो बुद्ध को पसंद नहीं करती थी, और उस महिला ने बुद्ध को सड़ा हुआ मांस खिला दिया, यानी रॉटन मीट दे दिया कि लेखा, एंड ही एट इट। और कहते हैं कि उसी से उनकी मृत्यु हुई, इन्फेक्शन हो गया और मौत हो गई। ऐसे तो क्योंकि बुद्ध को भी रिलीजियसली उनके मरने के बाद यूज किया गया है, सारे गुरुओं को यूज किया जाता है बाद में। एक बार वो मर जाए तो वो बोलने के लिए नहीं रहते ना, नहीं 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 मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा, तो उनको यूज किया जाता है। तो बुद्ध को भी यूज किया गया। तो आ, उनका एक्सेप्टेंस का आइडिया था। महावीर का आइडिया है वो एक्टिव नॉन वायलेंस है, और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपैशन को एनालाइज करना है तो महावीर से बड़ा कैरेक्टर हिस्ट्री में कोई नहीं। उनका कहना है कि सांस लेने से भी जो कीटाणु मर जाते हैं, आप पलट गए, कोई कीड़ा दब गया, सोने के समय करवट लिए आपने, कोई कीड़ा दब गया, वो भी हिंसा है। और लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, और वो कहते हैं कि इस तरह के पेड़ पौधे भी खाने नहीं चाहिए जिनमें कीटाणुओं के मरने का चांस हो, और लोग मजाक उड़ाएंगे इस बात का। लेकिन आई रेस्पेक्ट हिम सो मच। इससे ज्यादा प्योर कंपैशन, इससे ज्यादा जो जिसको कहते हैं करुणा का भाव, दया, वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। महावीर की जो का जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, वो सबसे एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है पूरे इतिहास में, दुनिया के इतिहास में। उससे ज्यादा एक्सट्रीम अहिंसा कहीं नहीं है, यानी नॉन वायलेंस। तो ये है अहिंसा की शुरुआत, कहते हैं इसको। हालांकि हमने आपको कहा कि हिंदुइज्म में उससे पहले भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट था, योग में, लेकिन वो अकारण किसी को तकलीफ पहुंचाना हिंसा मानते थे, और अगर कारण हो तो कारण है ही। लेकिन महावीर उसको एक्सट्रीम पे ले गए, कारण हो ना हो, अहिंसा नहीं। और कितना, इसलिए महावीर को महावीर कहा जाता है, कितना स्ट्रेंथ कितनी चाहिए इसके लिए कि कुछ भी हो जाए हम हिंसा नहीं करेंगे। उस लेवल की दया आप सरवाइव नहीं कर सकते। महावीर तो सरवाइव उन्होंने किया जब तक किया, क्योंकि समाज था चारों तरफ। बट आप सोचिए, महावीर जैसा इंसान जंगल में अकेला, कुछ नहीं कर सकते, वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत जब अपने उस काल में था जिस समय महावीर बुद्ध हुए, 600 वर्ष ईसा पूर्व,
तो उसमें ये नियम था कि जो संत लोग होते थे समाज उनको सपोर्ट करता था, क्योंकि वही समाज में लाइट लाते थे ना, स्पिरिचुअल लाइट, जो जिसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक रोशनी, वो यही लोग लाते थे। तो इसलिए वो लोग सरवाइव कर सके। अगर वो प्रिमिटिव ह्यूमन होते जहाँ पे आपको या तो शेर खाएगा या आपको शेर को खाना है, वहां पर शायद मुश्किल होता सरवाइव करना। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, बुद्ध और महावीर, इन दोनों की हम इज्जत इतनी ज़्यादा करते हैं और इनको हमने बहुत डीपली पढ़ा है। और आफ्टर ऑल बुद्ध को ज्ञान बिहार में हुआ और महावीर तो थे ही, बिहारी वैशाली से थे, तो बिहारी होने की वजह से भी उनकी इज्जत करते हैं। खैर, लेट्स कम बैक। अब हम अहिंसा के दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो वेस्ट में है। तो वेस्ट में अहिंसा का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली कहाँ से आया ये तो हमको नहीं पता है, उतना डीपली हमने नहीं पढ़ा है, बट हमको लगता है कि जीसस से आया। जीसस इज द फर्स्ट पर्सन, एट लीस्ट रिलीजियसली स्पीकिंग, लाइक इन जूडियो इस्लामिक ट्रेडिशन, जिन्होंने अहिंसा की बात की है। और आप यहाँ भारत में बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये गांधी जी का वाक्य है कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो, बट गांधी जी ने ये वाक्य जीसस से लिया है, बाइबल में है ये। जीसस ने कहा है टर्न दी अदर चीक, नो, अगर आपके एक गाल पे कोई तमाचा मारता है दूसरा गाल बढ़ा दें आगे। और हमको पता नहीं है, हमको एक्चुअली जीसस से बहुत प्यार है, पता है हमको। कमाल का कैरेक्टर जीसस की, हम तस्वीर घंटों देख सकते हैं, सिर्फ तस्वीर, इतनी शांति उस इंसान के चेहरे पर है। अगर मतलब जीसस को अगर आप ऐसे देखें, क्रॉस पे देखें तो भी और बिना क्रॉस के देखें तो भी, जीसस के चेहरे पे जो शांति है, वो कमाल है, वो अनकंपेरेबल है। जैसे बुद्ध के मूर्ति में भी एक तरह का हिप्नोसिस है। बुद्ध को अगर आप देखें उनकी तस्वीर मूर्ति तो आप एकदम हिप्नोटाइज हो जाएंगे। उसी तरह से जीसस की जो इमेजेस हैं, अब वो लोग कहते हैं कि वो जीसस की इमेजेस नहीं है, कुछ भी है, एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन देयर इज सच पीस ऑन हिज फेस। तो इसलिए हम उनका भी मजाक नहीं उड़ा सकते। तो जीसस ने अहिंसा की बात की है। दैट सेड, इसके बावजूद जीसस ने कभी वेजिटेरियनिज्म की बात नहीं की। हम ये नहीं कह रहे कि हम वेजिटेरियंस के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे कि ये कल्चरल डिफरेंस है कि भारत में दया जीव मात्र के ऊपर, कोई भी जीव हो, इंसान हो, कुत्ता हो, इंसेक्ट हो, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी, सब पर दया करो, वसुधैव कुटुंबकम। और वेस्ट में जो अहिंसा है, कहते हैं कि नहीं नहीं सब पे दया करो, सबको वाइन और मांस मिलना चाहिए। तो अभी के हिसाब से आपको लगेगा जीसस तो बड़ा कूल इंसान है, लेकिन वो कल्चरल डिफरेंस है। उस कल्चर में कभी इस तरह के नॉन वायलेंस की बात नहीं हुई जिसमें वेजिटेरियनिज्म हो, या वो इंसान पे वायलेंस की बात करते हैं। और इसका हमने बहुत सोचा है कि ये डिफरेंस क्यों है, जीसस के और भारतीय फिलॉसफी में ये डिफरेंस क्यों है। तो हमको ऐसा समझ में आया है कि ये जो है, ये वक्त और रीजन, क्षेत्र, वक्त और जो जगह है जहाँ पे ये फिलॉसफी डेवलप हुई, उसका बड़ा इफेक्ट होता है हमेशा फिलॉसफी पे। तो भारत में सब कुछ था, सोना था, भारत में प्रॉस्पेरिटी थी, खाना पीना, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जिस रीजन से जीसस आते हैं, यानी एंशियंट स्टेट ऑफ इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल, एंशियंट इजराइल, तो उस रीजन में रेगिस्तान था, वहाँ उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, बहुत लोग गरीब थे। भारत में बहुत लोग बहुत प्रॉस्पर थे, उनके पास सब कुछ था। तो जो लोग बहुत, जिनके पास सब कुछ है, उनको आप ये नहीं कह सकते कि
अरे ये करो, तुम मर जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, वहां पे इतनी प्रॉस्पेरिटी होगी, तुम जब स्वर्ग जाओगे तो ये मिलेगा, इस तरह के बिस्तर होंगे, इस तरह का खाना होगा, इस तरह का पीना होगा। क्योंकि अगर उनके पास इसी जीवन में ये सब कुछ है तो कहेंगे तो है ही मेरे पास, हमको वहां के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि उनके पास है रियली। और भारत की ये सिचुएशन थी। और जिस जगह पे जीसस पैदा हुए वहां लोग, एक जनरल जो सिचुएशन थी वो गरीबी की थी, राजा महाराजा वहां भी थे, लेकिन एक जो कॉमन इंसान था उसको ये सब अवेलेबल नहीं था। तो जीसस ने कॉमन लोगों को ये बताया कि देखो स्वर्ग जाओगे तो ये मिलेगा। और वो वहां पे, यहाँ हम खेती कर रहे थे जब वैदिक सिविलाइजेशन आई थी भारत में, और यहाँ पे ऑलरेडी खेती हो रही थी इंडस वैली में या साउथ में। तो वो जब मिक्स हुए तो हम लोगों के पास लैंड था, हमारे पास नदी का किनारा था, हम खेती करते थे, सब कुछ करते थे। जो वहां का रेगिस्तान था वहां पे खेती थी नहीं, तो क्या खाते हो वो लोग, जानवर ही खाते ना, उसमें गलत क्या है। अपना खाना अपना जीना तो जरूरी है, उसके बाद ही तो दया करेंगे आप। सॉरी महावीर नहीं एग्री करेंगे इस बात से, मर जाना है मर जाओ, बट तकलीफ मत पहुंचाओ किसी को। लेकिन महावीर का जन्म भी ऐसी जगह ही हो सकता था जहां पे सबके पास सब कुछ हो। महावीर राजा के बेटे थे, बुद्ध राजा के बेटे थे, जीसस कारपेंटर के बेटे थे। तो बात कर रहे हैं दोनों अहिंसा की, लेकिन दोनों के अहिंसा का नेचर अलग है। इनकी अहिंसा एक तरह की है, उनकी अहिंसा दूसरे तरह की है। लेकिन अहिंसा का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है वहां भी है, और उसका इफेक्ट भी हर जगह है। जब आप सोचिए कि गांधी पर राम का इफेक्ट है, वो राम की बात करते हैं लेकिन राम के युद्ध की बात नहीं करते। गांधी कृष्ण की भी बात करते हैं लेकिन कृष्ण के युद्ध की बात नहीं करते, कृष्ण का तो पूरा जीवन ही युद्ध में बीता। लेकिन वो जीसस की बात करते हैं, कहते हैं एक गाल बढ़ा दो, एक गाल पे पड़ा थप्पड़ दूसरा बढ़ा दो। और वो प्रैग्मेटिज्म भी था, प्रैक्टिकलिटी थी। गांधी जी जिस वक्त भारत की के रेसिस्टेंस को वो लीड कर रहे थे, उस समय भारत की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो हथियार अफोर्ड कर सकते और ब्रिटिश एम्पायर से लड़ पाते। तो वो भी प्रैग्मेटिज्म भी था। और गांधी जी भी तो, आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो, आप जब गांधी को पढ़ें या गांधी की बात सोचें या गांधी का इतिहास देखें तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनकी बेइज्जती भी नहीं कर सकते। उनका इंटेंट हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने हमेशा से, हम इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते कि गांधी जी नहीं अच्छे इंसान थे या उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उनको क्या मिला जीवन में, उनको उनको तो कुछ नहीं मिला। जो जो वो चाहते थे वो सब कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो, चाहते थे हिंदू मुसलमान एक होके रहें, वो चाहते थे कि इनकी जो धार्मिक पद्धतियां हैं वो भी सिमिलर हों, मिलजुल के रहें, सरकार ना हो, एक बैलेंस्ड एनार्की हो। एनार्की का मतलब वो नहीं है, एनार्की का अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाए तो अलग मतलब है, मतलब एक ऐसा स्टेट जो बिना सरकार के भी फंक्शनल है। तो गांधी जी वो चाहते थे, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो आप गांधी जी का भी कैरेक्टर, आप यू कैन नॉट इग्नोर हिम और यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट हिम, यू शुडंट। अगर आप गांधी को गाली देते हैं तो आप कम पढ़े लिखे आदमी हैं। और भारत में ये बड़ा फैशनेबल है आजकल की, गांधी को गाली दे दो, नेहरू को गाली दे दो, इसको गाली दे दो, उसका सोचिए पढ़िए देखिए। आपके जो दादा परदादा थे वो इज्जत करते थे उनकी, कोई कारण होगा ना। तो खैर, हम ये कह रहे थे कि गांधी की जो अहिंसा है वो बाइबल से आती है, वो बुद्ध और महावीर से नहीं आती। हालांकि हम अ, तीनों केसेस में, बुद्ध को छोड़ दीजिए, बुद्ध को बाहर करते हैं, इससे बुद्ध की फिलॉसफी ज्यादा डीप है। लेकिन अगर हम महावीर और जीसस को लें तो हमको ये दिखता है कि उनकी जो अहिंसा है उसमें कुछ भी हो जाए हिंसा से जवाब नहीं देना, ये आइडिया उनके उनकी फिलॉसफी में आता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, हिंसा किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है। पर्सनली ठीक है, लेकिन अगर
इंसान इसी तरह से बिहेव करता तो वो पहला जो शुरू में प्रिमिटिव इंसान आया था उसी को जंगली जानवर खा जाते हो, तो नहीं कर पाता अपने आप को डिफेंड, कोई सिविलाइजेशन ही नहीं होती। जीसस और गांधी और बुद्ध और महावीर तक तो बात आती ही नहीं, तो सब सिविलाइजेशन के अंग हैं। और सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि जो ये पृथ्वी है, यहाँ पे वायलेंस से आप बच के जी नहीं सकते, वायलेंस जरूरी है। हम इस तरह से नहीं, इस बात को इस तरह से मतलब हम कह रहे हैं वायलेंस जरूरी है, मतलब ऑन एन एटॉमिक लेवल इट इज नेसेसरी। वन लाइफ फॉर्म हैज टू एंड फॉर अनदर टू कंटिन्यू। यहाँ पे जो जीवन है वो बेस्ड है वायलेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जानवर या मनुष्य, या मतलब मनुष्य भी एक तरह का जानवर है, बट जो जानवर जो मूव करने वाले जीव हैं, ऐसे तो पेड़ पौधों में भी जान है, तो मूव करने वाले जीव हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, फिर उनको कोई और खाता है, फिर जब वो मर जाते हैं तो उनको कोई और खाता है उनको। तो एक के बाद एक एनर्जी इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। और जब एनर्जी, जैसे आप अगर एक पौधे को खा रहे हैं तो वो पौधे को अच्छा लग रहा है कि नहीं तो आपको नहीं पता है ना। जानवर को खा रहे हैं तब तो आपको दिख रहा है कि वो सफर कर रहा है, जब आप उसको खा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। पौधे का तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं है, अगर आप साइंस पढ़ते हो आपको पता है कि उसमें जीवन है। तो वायलेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट पीसफुल, उस पर आधारित है ये जीवन। और क्या ये सही है या गलत है हमको नहीं पता, बट ऐसा ही है। और हम तो एक्चुअली सोचते हैं कि सही नहीं है, लेकिन क्या करें, किसको बोलें कि ऐसा क्यों बना है, ये संसार ऐसा क्यों बना है। एल्डस हक्सली ने इस जीवन के बारे में कहा है कि क्या कहा एल्डस हक्सली ने ये कहा है कि दिस प्लेनेट सीम्स टू बी द हेल ऑफ सम अदर प्लेनेट। और हमको लगता है कि ये कमाल की बात है, ये नर्क है। यहाँ पे एक के जीने के लिए दूसरे का मरना जरूरी है, ये लगातार है। शेर मर जाएगा अगर हिरण को नहीं खाएगा, हिरण मर जाएगा अगर घास नहीं खाएगा, पेड़ पौधे नहीं खाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि वायलेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो, जिससे कि ये संसार चलता रहे। और अगर आप हेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अगर आप पढ़ें कि नर्क क्या है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ट्रेडिशंस में, तो यही है, एक दूसरे को खा रहा है। तो ये लगता है कि एल्डस हक्सली ने सही बोला कि ये जो ग्रह है ये किसी और ग्रह का नर्क है, वहां लोग मरते हैं तो यहाँ आते हैं। और ये होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, बट ऐसा है इस पृथ्वी पर। तो यहाँ तो हिंसा निहित है, हर चीज में निहित है, एक एक अणु में हिंसा है। आप जब मर जाते हैं तो क्या होता है, एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में, आप गायब हो जाते हैं, आपके एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो आप मरते हैं, आपके कब्र पे एक फूल खिल जाता है, आपकी चिता चली जाती है नदी में, और फिर राख चली जाती है उड़ के नदी में, और वो सब एटम्स हैं एंड दे आर बीइंग रीअरेंज्ड सिंपली नो। तो ये दुखी करने वाला जीवन है यहाँ पे, लेकिन यही है जो है। तो अहिंसा, इसीलिए हम कह रहे थे कि अहिंसा का जन्म सिविलाइजेशन के साथ हुआ है। अगर आप सिविलाइजेशन हटा दीजिए, एकदम प्योर नेचुरल पृथ्वी हो जहाँ पे सारी स्पीशीज रह रही हैं, वहां पे अहिंसा संभव नहीं है। आप अहिंसा नहीं कर सकते। आपको, अगर आप शेर को मार के नहीं खाएंगे, हम बार बार शेर कह रहे हैं, शेर को मार के खाइए मत खाइए, मेरे कहने का मतलब है अगर आप दूसरे जीव को का हनन नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्रे नहीं करेंगे, इफ यू डोंट prey on another life form, you won't survive. Civilization wouldn't have come here. नहीं, यहाँ तक तो आता ही नहीं, सभ्यता यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। क्या बुद्ध, क्या महावीर, क्या जीसस, कोई नहीं होते। तो हम उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह रहे कि अहिंसा हर केस में गलत है, हम कह रहे हैं सिविलाइजेशन का जो उद्भव है उसके साथ अहिंसा का उद्भव होता है। और ये बहुत समझने लायक बात है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन का उद्भव है, वो अहिंसा का उद्भव है, वो हमको
दूसरे स्पेशीज से अलग बनाता है, वही हमको मनुष्य बनाता है, वो हमको सिविलाइज्ड बनाता है, वो हमको सुपीरियर बनाता है, वो दया हमको सुपीरियर बनाती है। जिसमें दया है और जिसमें दया नहीं है, उसमें ये फर्क है कि जिसमें दया है वो ज्यादा मनुष्य है, जिसमें दया कम है ज्यादा पशु है, जानवर है वो। तो इसलिए आई एडमायर अहिंसा's कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वायलेंस इनहेरेंट है इस पृथ्वी के जीवन में, नहीं, वायलेंस इनहेरेंट है। नॉन वायलेंस इज समथिंग वी लर्न एंड वी हैव टू फाइट टू अचीव इट। ऑक्सीमोरन, फाइट टू अचीव इट। तो ये था इसका फिलोसॉफिकल एंगल। तो अब हम देखते हैं इसको साइकोलॉजी के व्यू पॉइंट से, इस हिंसा अहिंसा की बात को। तो एक बहुत फेमस, अभी तो बेस्ट सेलर है, राइटर हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। इज एक्चुअली ही वाज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ आई गेस टोरंटो। तो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन का एक उनकी एक लाइन है, एक कोट है उनका कि अ गुड मैन is a monster with self control. No, हम exactly, I am not saying this verbatim, हम exactly उनके वर्ड्स रिपीट नहीं कर रहे, मतलब ये है उसका, जहां तक हमको समझ में आया, कि एक अच्छा इंसान वो है जो एक दैत्य है, एक राक्षस है, एक डरावना व्यक्ति है, लेकिन उसको पता है अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बात जो है, क्या ये सच है? क्या एक अच्छा इंसान एक राक्षस होता है, या होना चाहिए उसको? क्योंकि हर हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा, और हमारे देश में तो एक्चुअली माँ बाप भी बच्चों को बचपन से ये बताते हैं कि नहीं नहीं, इससे मत लड़ो, उससे मत लड़ो, अरे किसी ने मारा कोई बात नहीं है, तुम्हारा क्या गया। हम रोज सुनते हैं ये चीज, हम तो टीचर है ना, रोज सुनते हैं तुम्हारा क्या गया, उसने मारा, वो ये उसकी उसके संस्कार हैं, उसका कैरेक्टर है, उसका अपब्रिंगिंग है, तुम्हारा क्या गया। ऐसा है नहीं, जिसके ऊपर पड़ता है ना उसके ऊपर लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहता है। जो बच्चा पिटता है अपनी क्लास में दूसरे बच्चों से, या जो बेइज्जत होता है समाज में या कहीं भी, उसके ऊपर पूरे जीवन असर रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्या गया गया, वो इंसान कभी ढंग से फंक्शनल नहीं हो पाएगा, अपने पूरा जो उसका उसका पोटेंशियल है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो जीवन भर उसी में रह जाएगा कि हमको तो मारा था, और शायद उसको कॉन्शियसली पता भी नहीं हो कि ये उसका इफेक्ट है। तो एक बात बहुत जरूरी है याद रखना कि, और हमको ऐसा लगता है, साइकोलॉजी ये कहती है, फिलॉसफी ये कहती है, इतिहास ये कहता है, सब कुछ कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लड़ा कैसे जाता है। हम हमेशा कहते थे अपने स्टूडेंट से कि हम ऐसे इंसान की इज्जत नहीं कर पाते जिसको लड़ना नहीं आता, और ये बात सही है। कुछ मेरे अंदर टूट जाता है, हमको पता चलता है ना कि ये इंसान, इसको नहीं पता कैसे लड़ा जाए। और जब हम लड़ने की बात कर रहे हैं तो हम हालांकि वो भी उसका एक अंग है, लेकिन हम बात नहीं कर रहे वर्बल लड़ाई की। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस दुनिया का सारा कानून एक दिन के लिए खत्म हो जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, आपका परिवार कैसे सरवाइव करेगा। आप पुरुष हैं या स्त्री, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सिविलाइजेशंस में हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इन्वेजन हुआ। अभी यूक्रेन में देख लीजिए, फिलिस्तीन में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, वहां देख, जहां आपको देखना वहां देख लीजिए, कानून खत्म, अब लोगों को पता नहीं क्या करना। अब उनको अहिंसा आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनको अब नाउ दे आर इन अ डिलेमा ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब उनको पता चल गया है कि जितने रूल्स थे सब गवर्नमेंट्स के बनाए हुए थे, सब समाज के बनाए हुए थे। जब आपके घर पर अटैक होता है
तो कोई रूल आप बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की इस धारा में ये लिखा हुआ है, तुम हमको थप्पड़ नहीं मार सकते? आपको लड़ना होगा। तो इसलिए हमारा ये कहना है, और हम इस चीज में डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन से एग्री करते हैं, कि आपको लड़ना आना चाहिए। और हम जब कहते हैं लड़ना आना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, कोर्ट में लड़ना आना चाहिए ना, वो सब भी आना चाहिए। लेकिन जब समाज अपने सबसे जो बेसिक उसका नेचर है, हमको अगर हम दूसरे को खा नहीं गए तो हमको खा जाएगा। जब समाज उस लेवल पे डिसेंड कर जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने परिवार को कैसे बचाना है। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं, आपको ही पता होना चाहिए अपने आप को कैसे बचाना है। सारा जो कुछ भी सिखाया हुआ है सब एवेपोरेट हो जाएगा, सब उड़ जाएगा हवा में। और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि पीटरसन जी ने बात बिल्कुल सही कही है, कि एक जो जेंटलमैन है उसको ये पता होना चाहिए कि वो राक्षस कैसे बन सकता है। उसके अंदर एक राक्षस होना चाहिए, और वो उस राक्षस पे लगाम लगा के रखे, उस राक्षस को कभी ऐसे वैसे यहाँ वहां निकलने ना दे, किसी अनडिजर्विंग के ऊपर कुछ गलत ना कर दे। तो इस चीज में आपको लगेगा कि हम तो जो हिंदुइज्म का जो ओरिजिनल आइडिया था योग का, कि अकारण किसी के साथ अहिंसा ना की जाए, उससे एग्री करते हैं। और ये एक्चुअली एक कोइंसिडेंस भी है, हम एग्री करते हैं, ऐसा लगता है कि एग्री करते हैं। और हमको लगता है, लेकिन हमको लगता है कि हर व्यक्ति को हिंसा के तरीके सीखने चाहिए, और उसको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए। उसको हिंसा से घबराना नहीं चाहिए, अगर हिंसा हो रही है तो उसको डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब बोलने से नहीं होगा। अगर आपको इतिहास के दौरान सिखाया गया है कि हिंसा गलत चीज है और आपको उससे डरना चाहिए, अलग होना चाहिए, भागना चाहिए, तो आप वक्त पे नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं, इट्स लाइक अ मसल मेमोरी। आपको ये एक्टिवली सीखना होगा कि हिंसा हमेशा गलत नहीं है, कभी कभी जरूरी है। जब समाज कोलैप्स कर जाए, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, विदेशी आक्रमण हो जाए आपके ऊपर, आप क्या करेंगे? आपको तो सिखाया गया कि हिंसा हमेशा गलत है, अरे जाओ। यहाँ तो हम देखते हैं कई बार, भारत का तो कल्चर ऐसा हो गया है कि अगर आपकी कपड़े की दुकान है और आपकी दुकान के सामने हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए किसी का, तो वो दुकानदार खुश हो जाता है कि हमारा तौलिया खरीद के ले जाएगा खून साफ करने के लिए। भारत का तो ये कल्चर हो गया है ना, ऐसा सिखाया गया है, और बचपन से सारे लोगों को ज्यादातर। और दूसरी तरफ भारत का जो सिख अंडर करेंट है, जो आप देखते हैं यहाँ पे, जो थार फॉर्चूनर में नाचते हुए लोग जाते हैं रात को, और बिना कपड़ों के, और वो पहलवान लोग, और कभी इस पे जुल्म कर रहे हैं, कभी उस पे ये कर रहे हैं, और आप कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं, और इनको कोई नहीं रोकता, और पुलिस कहाँ है, और ये क्या, तुम रोको, तुम नहीं रोकोगे, पुलिस कहाँ से रोकेगी? पुलिस भी तो इसी का रिप्रेजेंटेशन है ना, उन्हीं के लोग पुलिस में है। तो ये सीखना होगा आपको कि ये जो सिक अंडर करेंट है, ये रिएक्शन है, जो आपको ये सिखाया गया है कि लड़ना सही नहीं है, उसका रिएक्शन है। इनको पता है कि आप नहीं लड़ेंगे। पुलिस क्या है? पुलिस पुलिस कुछ नहीं है। पुलिस भी आपकी मदद तभी करेगी जब आपको पता है एन मौके पे क्या करना है। और कई बार एक्चुअली पुलिस बहुत अच्छा करती है, पुलिस लड़ने की कोशिश करती है, पुलिस भी तो सैलरीड है ना। आप हमने पहले कहा था कि मिलिट्री की इज्जत पूरे भारत में पुलिस की नहीं, ये बात सही है, लेकिन पुलिस के बारे में भी आपको ये याद रखना होगा कि पुलिस बेचारी सैलरीड है। एक पुलिस वाले का परिवार है, बाल बच्चे, उसके उसको उसके बारे में सोचना है। आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है, पूरा सिस्टम चाहता है कि वो करप्ट हो, तो कैसे नहीं होगा? हम आपको एक बात बताते हैं, 2009 में हम कोलंबियन एम्बेसी में काम करते थे, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस के पोस्ट पर। हमको मन नहीं लगता इस तरह के काम में, उस वक्त नहीं लगता था, हमको लगता था कि हमको तो कुछ जेम्स बॉन्ड टाइप करना चाहिए। तो हमने मन में सोचा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है हम पुलिस में जाए। तो हमने निकाला सारा क्या तरीका है पुलिस में जाने का। उस समय मेरी उम्र भी 24 साल थी।
तो पुलिस इंस्पेक्टर का सोचा, क्योंकि यूपीएससी तो उसके लिए लेट हो गया था, मैं हम तो असली बिहारी नहीं है, पता नहीं क्या है हमारे अंदर, हम तो खैर। लेकिन उसकी जब हमने सैलरी देखी एक इंस्पेक्टर की, 2009 की बात कर रहे हैं हम, 9,000 उसकी सैलरी, 9,000। 9,000 रुपए में आप दिल्ली में रह सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। आप कैसे सोचते हैं कि वो करप्ट नहीं होगा? तो थोड़ा उसकी तरफ से भी सोचिए। हम तो देखते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे, लोग हमेशा उसको कहते हैं उसको नहीं रोका, हमको रोक लिया, उसको नहीं रोका। सोचे कभी उसके बारे में, कैसे रोकेगा वो? उसको आपने पावर दी ही नहीं है, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। तो ये समझ जाइए, आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और प्रोटेक्ट करेगा अभी ना पीस टाइम में। मिलिट्री में एक टर्म होता है गैरिसन, गैरिसन के टाइम में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जब पीस टाइम है ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो परेड कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं राइफल के साथ, ये कर। लेकिन जब वार टाइम आता है तो अलग तरह के ऑफिसर्स चमकते हैं। कई बार गैरिसन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वार टाइम में करते हैं। तो ये सीखना होगा कि अगर वार टाइम हो जाए, तो अगर ऐसा समाज में कुछ ऐसा हो कि आपके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा आपके ऊपर, तब क्या करेंगे? तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि वायलेंस सबको सीखनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए वायलेंस किया कैसे जाता है। यानी मार्शल आर्ट सीखिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए, लड़ना सीखिए। अपना ये जो मेंटल ब्लॉक है कि हिंसा कभी भी सही नहीं है, उसको हटाइए। हिंसा के लिए एक छोटी सी खिड़की खुली रखिए, क्योंकि लोगों ने दरवाजे खुले रखे हुए हैं आपके लिए। जब आपका टाइम खराब आएगा, आपके देश का कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, आपके शहर की ऐसी आती है जहां पे, तो लोगों ने दरवाजे खुले रखे हैं, ऐसे लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं। आप सोचिए, पार्टीशन में इतनी हत्याएं हुई हैं, गाजा में हो रही हैं, यूक्रेन में हो रही हैं, यहाँ उन्हें भारत में कितनी बार हुई है, दंगों में हो जाती हैं, गुजरात में हुई, सॉरी 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 सॉरी, दंगों में हो जाती हैं और जगह हो जाती हैं। तो वो कैसे हो जाती है? जो लोग मारते हैं दूसरों को, वो पहले से तैयार होंगे तभी तो मारते हैं ना। ऐसा तो आप अचानक जाके किसी को मार सकते हैं? अपने पड़ोसी को जाके मार सकते हैं? जो आदमी मार रहा है अपने पड़ोसी को जाके अचानक, वो पहले से तैयार है, आप तैयार नहीं। तो मन में ये सोचिए कि हिंसा निसंदेह बुरी है, बिल्कुल बुरी है। इट इज रियली बैड। वायलेंस इज नॉट द आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, समटाइम्स इट इज। कभी कभी वायलेंस जरूरी है, खासतौर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। और जब कभी कानून, दायरे, संविधान, सरकार ढंग से काम ना कर पाए और आपको प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो आप करेंगे क्या? आपको आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, हम उसका फेवर नहीं कर रहे, बट एक छोटी सी बात बताते हैं कि भारत में जब प्रोटेस्ट होता है, लाठीचार्ज हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। आप सोचिए जब टेक्सास में कभी प्रोटेस्ट होगा, तो लाठीचार्ज हो सकता है क्या? सरकार को सुनना पड़ेगा। इसलिए दिनकर की इस लाइन के साथ हम खत्म करना चाहते हैं इस बात को कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। शर कहते हैं तीर को, तीर वाण जो आपका लड़ने की क्षमता है, उसमें ही बसती है दीप्ति विनय की, उसी में जो रोशनी है विनय की, यानी रिक्वेस्ट की, एमिएबिलिटी की, नो, जो आपका आपकी जो फ्रेंडलीनेस है, उसकी जो रोशनी है, वो आपके तीर में बसती है, यानी आपके लड़ने की क्षमता में बसती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय, उसी के संधि वचन की इज्जत होती है, उसी के संधि वचन का सम्मान हो। संधि वचन यानी उसी के दोस्ती के हाथ का सम्मान होता है, जिसके बारे में लोगों को पता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो एहसान कर रहा है, नहीं तो ये हाथ कान की जड़ में पड़ सकता था। तो इसलिए दिनकर जी की ये लाइन हमेशा याद रखिए, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो हिंसा
हमेशा बुरी है ऐसा नहीं है, हिंसा हमेशा अच्छी है ऐसा भी नहीं है, हिंसा ज्यादातर चीजों में बुरी है। हमको अगर कोई जानवरों से अलग करता है तो वो अहिंसा है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम जानते हैं कि सही नहीं है। कंपैशन, दया, शेर दया नहीं करता। फिर से शेर पे आ गए। खैर, तो शेर दया नहीं करता, इंसान दया करता है। लेकिन दया को उस लेवल पे मत ले जाइए जहां पे आपको फिर दया की जरूरत पड़ने लगे और आप पर दया ना हो। हेंस दिस इज अ फूड फॉर थॉट, सोचिए।